Hello students. Today our topic of discussion is human capital formation in India. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ह्यूमन कैपिटल क्या है या ह्यूमन रिसोर्स हम किसको कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल है हमारी एबिलिटीज़, हमारी स्किल्स, हमारी एक्सपर्टीज़। हमारी यहाँ पे हमारी से क्या मतलब है, ह्यूमन बीइंग्स। जब भी हम इकोनॉमी की वैल्यू एडिशन में पार्टिसिपेट करते हैं यानी कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, तो दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। फॉर एग्जांपल, जैसे एक किसान है, वो खेत में अनाज बोता है, प्रोडक्शन होती है उसकी वजह से, उसकी स्किल्स की वजह से, तो वो उसका जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। सिमिलरली एक डॉक्टर है, वो मरीज़ों को ठीक करता है। इंजीनियरिंग है, पुल बनाता है, डिज़ाइनिंग करता है। सिमिलरली टीचर है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपको पढ़ाते हैं। सिमिलरली साइंटिस्ट हैं, वो नई नई खोजें करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ये हमारी एबिलिटीज़ हैं, ये हमारी एक्सपर्टाइज है टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। सो ये एक तरह से जो ह्यूमन कैपिटल है, ये हम सम टोटल है हमारी स्किल का, हमारी एक्सपर्टीज का, जो कि वैल्यू एडिशन में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। और एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हम स्किल्स की, कैपेबिलिटीज की बात करते हैं, तो ये एक तरह से एक स्टॉक कंसेप्ट है टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जो हम अपनी स्किल्स से, अपनी एजुकेशन से, अपनी एक्सपर्टीज में से, नेशनल इनकम में जो हम ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स। अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। There is a difference between human capital and human capital formation. Formation क्या है? It is the process of acquiring and increasing the number of persons who have the skill, education and experience which are essential for the economic and political development of a country. यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज होते हैं जो कि स्किल्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं और देश के आर्थिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए ऐसे स्किल्ड और पढ़े लिखे और एक्सपर्टाइज से भरपूर लोगों का होना ज़रूरी है। तो ये J.M. मायर की डेफिनेशन है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि कैपिटल फॉर्मेशन जो है एक फ्लो कंसेप्ट है, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है जिसके दौरान की लोगों की स्किल और एक्सपर्टीज जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती है। तो ये एक फ्लो कंसेप्ट है, यानी कि अगर हम कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी एक्सपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए, दैट मीन्स कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इन द प्रोसेस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि दो तरह की कैपिटल होती है। फिजिकल कैपिटल के बारे में हम पहले ही जानते थे, जैसे घर है, गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो इनको हम फिजिकल कैपिटल का नाम दे देते हैं। तो फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, इन दोनों में मुख्य तौर पे अंतर क्या है? जो फिजिकल कैपिटल होती है वो प्रोड्यूस्ड गुड्स को हम बोलते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी मशीनें हो गई, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, घर हो गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो गई, उनमें लगने वाली मशीनें हो गई। तो जो हमें नज़र आती हैं चीज़ें जो टेंजेबल हैं, जिनको हम छू भी सकते हैं। जबकि जो ह्यूमन कैपिटल है ये क्या है, ये हमारे भीतर की हमारी स्किल्स हैं, ये एक्सपर्टीज़ है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने एक्वायर की है। तो ये जो ह्यूमन कैपिटल है, इट इज़ नॉट टेंजेबल, इसको टच नहीं किया जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। तो जो जैसे कि हम किसी फिजिकल कैपिटल में हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले में हमें उसका आउटपुट हमें नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा लेवल ऑफ थिंकिंग, हमारी सोच, ये इम्प्रूव होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो फिजिकल कैपिटल है
वो और उसका ओनर दोनों को अलग किया जा सकता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जिसने मान लीजिए ओनर घर का कोई है तो घर एक जगह स्थित है, ओनर कहीं और भी आ जा सकता है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल जो है इनसेपरेबल है, जो पर्सन है वो उसी की नॉलेज है जो वो एक्वायर करता है। तो दैट मीन्स इसको इधर उधर, यानी कि ह्यूमन कैपिटल जो है ये इनसेपरेबल है। सिमिलरली अगर मोबिलिटी की बात करें, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, तो फिजिकल कैपिटल जो है इसको मोबाइल करना इजी नहीं है, ड्यू टू ट्रेड बैरियर्स है। सिमिलरली ह्यूमन कैपिटल को भी सर्टन रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन फिर भी ह्यूमन कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। जैसे माइग्रेशन होती है, लेबर की भी हो सकती है। इवन ब्रेन ड्रेन के रूप में लोग जब बाहर के देशों में, इंडिया में से बहुत से लोग हैं जो फॉरेन कंट्रीज में सेटल होना पसंद कर देते हैं। तो इस तरह से मोबिलिटी जो है ह्यूमन कैपिटल में पॉसिबल है। जो फिजिकल कैपिटल है उसकी डेप्रिसिएशन होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी डेप्रिसिएशन कम होती है, क्योंकि जो जो हम बूढ़े होते जाते हैं हमारी एक्सपर्टीज बढ़ती जाती है, हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है। हाँ, लेकिन एक सर्टेन एक्सटेंट तक जो ह्यूमन कैपिटल है वो भी डेप्रिसिएट हो सकती है। जो बेनिफिट्स है फिजिकल कैपिटल के, उससे क्या होता है, हमारे आउटपुट, नेशनल इनकम और इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी पॉसिबल है। सिमिलरली ह्यूमन कैपिटल जो है इसके साथ भी हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ पॉसिबल है। लेकिन ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स के साथ साथ इसके सोशल बेनिफिट्स भी होते हैं ह्यूमन कैपिटल के। चलो आगे अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब जो हमारी ये जो ह्यूमन कैपिटल है इसका मेन सोर्स क्या है, यानी कि कहाँ से हमें ह्यूमन कैपिटल हम एक्वायर करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी नॉलेज, हमारी एजुकेशन। तो जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, जितनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होगी, उतना ही ज़्यादा कोई भी इंसान जो है नॉलेजेबल होगा और ह्यूमन कैपिटल स्ट्रांग होगी। तो सबसे पहले किसी देश में जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे उतना ही ज़्यादा वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रांग होगा। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि अगर देश में लोग पढ़े लिखे हैं, अब जीडीपी का ज़्यादा प्रतिशत हिस्सा आप एजुकेशन डेवलपमेंट पर लगा रहे हो, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है बढ़िया तरीके से आपके देश में होगा। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ हेल्थ। तो अगर आपके देश में हेल्दी लोग हैं, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट सेइंग है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। तो अगर आपके देश में जो लोग हैं वो स्ट्रांग हैं, वो हेल्दी हैं, तो दैट मीन्स वो वैल्यू एडिशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो वो अपनी माइंड के साथ भी और फिजिकल बॉडी दोनों के साथ ही आपकी देश की जीडीपी को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना है आपके देश में, लोगों की हेल्थ के लिए क्या क्या गवर्नमेंट बेनिफिट्स देती है, कैसे ख्याल रखती है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है ह्यूमन कैपिटल का। सिमिलरली अगर आप जॉब में भी हैं, जॉब में जाने के बाद भी आपकी जो पेरेंट आपकी इंडस्ट्री है, क्या वो आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रही है, क्या वो आपकी स्किल्स और एक्सपर्टीज़ को बढ़ाने में हेल्प कर रही है। सिमिलरली अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं तो क्या आपकी जो रीसेंट जो डेवलपमेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग एजुकेशन के लिए आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसमें कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह के जब आप जॉब में नए जाते हैं तो आपको ओरिएंटेशन भी मिलती है, उसके बाद आपके लिए डिफरेंट 7 डेज और 12 डेज के लिए आपके लिए डिफरेंट प्रोग्राम सेटअप किए जा सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इससे क्या है, ऑन जॉब ट्रेनिंग से क्या है, इससे आपकी जो स्किल है वो इम्प्रूव होती है, जिससे कि आप और ज़्यादा आउटपुट अच्छा दोगे अपनी पेरेंट इंडस्ट्री को या इंस्टीट्यूशन को। सिमिलरली गवर्नमेंट ने जो अडल्ट्स के लिए स्टडी प्रोग्राम्स अगर ज़्यादा रखे हुए हैं, सिमिलरली अगर एनजीओज भी ऐसे स्टडी प्रोग्राम्स लेकर आती हैं, जिससे क्या होगा कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो बढ़ती जाएगी। सिमिलरली अगर माइग्रेशन पॉसिबल है, जैसे कि हमारे इंडिया में ही सभी स्टेट्स की सिचुएशन एक जैसी नहीं है, तो जो माइग्रेशन पॉसिबल है मोस्टली जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं वहाँ से जो
लेबर है माइग्रेट करती है उन स्टेट्स में जहाँ पे कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती हैं। तो माइग्रेशन के साथ भी क्या है कि लोग उन स्टेट्स में आके अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हैं, सीखते हैं, नए नए कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वोकेशनल कोर्सेज को ज्वाइन कर कर भी अपनी स्किल को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो माइग्रेशन के साथ भी ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर हम पंजाब स्टेट की बात करें, यहाँ माइग्रेशन जो है, जिसको कि फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लोग जो है बाहर जाना पसंद कर रहे हैं पंजाब से, तो उससे ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ एजुकेशन लेके, यहाँ पढ़ाई करके बाहर जाकर काम करते हैं, तो एक तरह से वैल्यू एडिशन वो दूसरे कंट्रीज़ में जाकर कर रहे हैं। तो इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। सिमिलरली अगर हम इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी पे खूब खर्चा करते हैं लोगों की नॉलेज और स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, तब भी ह्यूमन कैपिटल जो है हमारा सोर्स, वो भी ह्यूमन कैपिटल का एक अच्छा सोर्स बन सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट अब हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का हमारी देश की आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास में क्या योगदान है। तो सबसे पहले कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे इंक्रीज हो सकती है, तो इससे सबसे ज़्यादा हमारा इमोशनल एनवायरनमेंट चेंज होगा, यानी कि लोगों की सोच जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाएगी। यानी कि लोग इस तरह से इकोनॉमी में पार्टिसिपेटिव होंगे कि वो खुद की ग्रोथ भी चाहेंगे और इकोनॉमी की ग्रोथ भी चाहेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जो मटेरियल एनवायरनमेंट है वो भी चेंज हो जाएगा। कैसे? जो लार्ज नंबर हो जाएगा स्किल्ड वर्कर्स का, ट्रेंड वर्कर्स का, जिससे कि इकोनॉमी की ग्रोथ जो है तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। सिमिलरली जो हायर प्रोडक्टिविटी है फिजिकल कैपिटल की, वो भी हो जाएगी। कैसे? अगर एक कंपनी को चलाने के लिए ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि पढ़ा लिखा इंजीनियर जो है वो अपने फिजिकली स्ट्रॉन्ग जो लेबर है उसको अच्छे से गाइड कर सकता है, जिससे कि प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी मैनी फोल्ड्स हो जाएगी, जो कि देश की नेशनल इनकम और ग्रोथ में हेल्पफुल होएगी। सिमिलरली जो पार्टिसिपेशन है इक्वालिटी में, वो भी बढ़ जाएगा, यानी कि जो गैप है लेबर फोर्स में वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि लेबर फोर्स में जब स्पेशल स्किल्स डेवलप हो जाएंगी तो वो अच्छा अर्न करना भी शुरू कर देंगी। सिमिलरली जो इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी है वो होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम देखें कि अगर हमारे पास कोई एग्जैक्ट कोई कैलकुलेटर है या कोई ऐसा मेजर है जिससे कि एग्जैक्टली हम बता सकें कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, कितने नंबर्स में, तो वो बताना इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये बता सकते हैं कि जब भी कभी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है तो हमारे जो रिसोर्सेज है, फिजिकल कैपिटल है, वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है, जिससे कि हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट भी बढ़ जाती है। जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ने की वजह से लोगों को और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं, जिससे कि लोगों के पास लेवल ऑफ इनकम बढ़ जाता है, जिससे कि वो अपनी एजुकेशन और हेल्थ पर ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। सिमिलरली नेशनल इनकम बढ़ने से सरकार भी लोगों की हेल्थ और एजुकेशन पे अच्छा खर्चा कर सकती है, जिससे अगेन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ सकती है। सो एग्जैक्ट नंबर में बताना इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से देश में आर्थिक विकास और वृद्धि होगी। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इंडिया में मेजर प्रॉब्लम क्या है कैपिटल फॉर्मेशन में? सबसे पहली बात कि हमारी पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इतनी सारी पॉपुलेशन को स्किल्स में एक्सपर्टाइज कराना, उनकी एजुकेशन, उनके जो हेल्थ से रिलेटेड खर्चे हैं, उनकी खाने पीने की ज़रूरतें हैं, हाउसिंग हो गया, सैनिटेशन हो गया, ये सारी ज़रूरतों का बोझ सरकार पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दूसरी मेजर प्रॉब्लम जो मैंने पहले भी डिस्कस की, ब्रेन ड्रेन, यानी कि यहाँ से लोग पढ़ लिख कर विदेशों में जाकर सेटल होने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या हुआ, उनकी एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा
इस देश ने किया, लेकिन वो दूसरे देश में जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि फ़ायदा वैल्यू एडेड वो जनरेशन कहाँ पे कर रहे हैं, दूसरे देशों में, नॉट इन आवर कंट्री। सिमिलरली यहाँ पे मैन पावर में प्लानिंग की कमी है, यानी कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन स्टिल अनएम्प्लॉयड हैं। मेजर रीज़न क्या है कि हमारे जो पढ़ा लिखा यूथ है उसके पास स्किल्स नहीं है। अगर ग्रेजुएट है तो भी वो इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाता। तो जो स्किल्स है, जो लाइफ स्किल्स है, सिमिलरली जो स्किल्स चाहिए आपको एक अच्छी जॉब को एक्वायर करने के लिए, वो एफिशिएंसी यहाँ के एजुकेटेड यूथ में नहीं है। या इसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को रीफ्रेम करने की ज़रूरत है, हमारे सिलेबस को, ताकि बच्चे जो हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बढ़ सके, यानी कि वो मार्केट में आए, जब वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होके मार्केट में आए तो उनको जल्दी से नौकरी मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी बात, हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम दूसरों को नौकरी दें। यानी कि एंटरप्रेन्योरल स्किल्स और एबिलिटीज़ की बहुत कमी है, डिसीजन मेकिंग की, रिस्क टेकिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। सिमिलरली जो ऑन जॉब भी हैं उनको भी ट्रेनिंग कम प्रोवाइड की जा रही है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट से ज़्यादा खर्चा नहीं कर रही। सिमिलरली जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान है, कैसे वो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को यूज़ कर सकता है, या कैसे वो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड की बजाय और कैसे दूसरे सब्स्टिट्यूट ऑप्शंस यूज़ कर सकता है जिससे कि वो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे डिफरेंट सिस्टम्स को अडॉप्ट किया जा सकता है। सिमिलरली एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को कैसे बढ़ाएं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं अभी है हमारे देश में, तो इन प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम करेंगे तभी हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे और उसको डेवलप कर पाएंगे और देश में आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं बात करने जा रही हूँ, अभी हमने प्रॉब्लम्स तो देख ली, अब हम देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हम करें कैसे। तो उसमें सबसे बड़ा रोल है एजुकेशन। एजुकेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी कि ये क्या है, प्रोसेस ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड लर्निंग मीन्स नॉलेज, एंड विद नॉलेज वी कैन डेवलप स्किल्स। तो एक तरह से एजुकेशन जो है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग। इसमें हम इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस अगर हम अपने देश में लाना चाहते हैं तो दैट इज़ पॉसिबल, एंड दैट इज़ पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। और ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों लेवल पर हमें करने की ज़रूरत है। तो क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन की? एजुकेशन हमें नॉलेज देती है, एजुकेशन हमें ह्यूमैनिटी सिखाती है, अच्छा एक ह्यूमन बीइंग बनाती है, ये हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, और इससे जो है ह्यूमन टैलेंट उभर के आता है, ये मेंटल ऑरिजन हमारा इससे इंक्रीज होता है। सिमिलरली कल्चरल स्टैंडर्ड्स हमारे बढ़ते हैं और हमारी एक ओवरऑल पर्सनालिटी को एजुकेशन जो है इम्प्रूव करता है, जिससे कि हम नेशनल इनकम की बढ़ोतरी में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं एज अ एजुकेटेड पर्सन। तो दिस इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन, या हम कह सकते हैं कि एजुकेशन का क्या योगदान है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। अब हम बात करते हैं कि सरकार का क्या रोल है। देखिए, एजुकेशन से रिलेटेड नीड्स जो है प्राइवेट सेक्टर हमारी नहीं पूरी कर सकता। वाई? बिकॉज उनका मेन मोटिव है प्रॉफिट्स अर्न करना। तो जो एजुकेशन एक पब्लिक गुड है, यानी कि गवर्नमेंट का जो पोर्शन है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन इज़ पॉसिबल। तो जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन हमें चाहिए, हमें खूब इन्वेस्टमेंट चाहिए एजुकेशन सेक्टर में, और हेल्थ में भी हमें खूब सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए, सो दैट हम क्या कर सकें कि हम जो पुअर पीपल हैं, जो गरीब देश है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना सारा एक्सपेंडिचर जो है
एजुकेशन और हेल्थ में। लेकिन वहाँ की जो गरीब लोग तो हैं, लेकिन सरकार जो है वो लोगों के लिए जो हेल्थ फैसिलिटीज़ और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। सिमिलरली जो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर्स हैं उनको चेक करने के लिए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ की और एजुकेशन की फैसिलिटी सरकार द्वारा मिलनी चाहिए। अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये डिसाइड हुआ था मजमूदार कमेटी में 1999 में, जिसको कि हम तापस मजमूदार कमेटी बोलते हैं, कि गवर्नमेंट को अपनी जीडीपी का 6% हिस्सा एजुकेशन में ज़रूर खर्चा करना चाहिए। तो जो कि था 1.37 लाख करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, जिससे कि जो to bring all the children in the age group of 6 to 14 year under education cover। तो एजुकेशन कवर में 6 से 14 साल के बच्चों को लाने के लिए तापसी मजूमदार कमेटी ने ये डिसाइड किया था कि जीडीपी का 6% ज़रूर खर्च होना चाहिए एजुकेशन पे। और अगर हम रिसेंट ईयर्स की बात की जाए तो जस्ट ये शेयर था 4% ऑफ जीडीपी, जो कि काफ़ी इनएडिक्वेट था। अगर हम बात करें 1952 से 2014 के टाइम पीरियड की, तो जो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो 7.92% से बढ़कर 15.7% हो चुका है। तो एक तरह से ये जीडीपी की परसेंटेज अगर देखें तो ये 0.64% से बढ़कर 4.13% हो चुका है। तो ये राइज तो शो कर रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी कमी है। इसमें भी ज़्यादा हिस्सा एलिमेंट्री एजुकेशन पे खर्च हुआ है, दैट वाज 49.68%, और हायर एजुकेशन पर 12.74%। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा खर्चा किया अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ के रहने वालों के लिए। तो राइट टू एजुकेशन में गवर्नमेंट ने कहा कि 6 से 14 साल की उम्र में हर बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अब तक हमने क्या क्या अचीव किया है। तो अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो अभी एक मैं पहले ये चीज़ बताना चाहूँगी कि एजुकेशन को कंट्रोल में रखने के लिए गवर्नमेंट ने हमारे पास जो 4 रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जिसमें से वन है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, देन UGC जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, देन AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एंड ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी इंट्रोड्यूस हुई है 2020 में, उसमें इनमें भी चेंजेस कर दी गई हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं अचीवमेंट्स की, जिसमें सबसे पहले हम जो एक्सपेंशन हुई है जनरल एजुकेशन की वो देख लेते हैं। प्राइमरी लेवल में अगर हम देखें 2.23 लाख जो है जो बच्चे पढ़ रहे थे, अब हमारे पास कितने हैं 12.70 लाख। सेकेंडरी में 7.4 अब हैं 2.52 लैक्स। कॉलेजेस में 578 थे हमारे पास पहले कॉलेजेस, अब हमारे पास है 39,071। सिमिलरली यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास 27 थी और अब है 799। तो प्राइमरी स्कूल्स 2.23 लाख से बढ़कर 12.70 लाख हो चुके हैं। सेकेंडरी जो स्कूल है वो 7.4 से बढ़कर 2.52 लाख हो चुके हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम देखें प्राइमरी और मिडिल लेवल पे तो अब 17 करोड़ हैं, 2015-16 का डाटा है ये। और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में 3.2 करोड़ और हायर एजुकेशन में 346 लाख जो है स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं। और ये भी आज से 7 इयर्स पुराना डाटा है, अब तो इसमें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। अगर एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करें तो अडल्ट लिटरेसी रेट जो है हमारा 2017-18 में 82 जो है परसेंट मेल्स और फीमेल्स में 66% है। और यूथ लिटरेसी रेट में अगर हम बात करें तो उसमें 93% मेल्स में और 90 फीमेल में हमारा हो चुका है। तो ये इम्प्रूवमेंट जो है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुई है। लेकिन इन सब इम्प्रूवमेंट्स के चलते हुए, अटेनमेंट्स के चलते हुए स्टिल जो एजुकेशन है ये अभी इसकी बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन है। अगर एक सर्वे की बात की जाए चाइल्ड राइट्स एंड यूथ, जिसको हम क्राई भी कहते हैं,
तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक सर्वे किया, तो उन्होंने इस सर्वे में बताया कि अभी भी बच्चों को के पेरेंट्स को कंपेल किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट्स के लिए कंपेल किया जाता है, बर्थ रजिस्ट्रेशन, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जिसमें कि और उनको फीस देने के लिए। तो ऐसे में पढ़ने की जो इच्छा शक्ति है वो कम होती है। बहुत कम पेरेंट्स हैं जो माइग्रेंट पेरेंट्स हैं, स्पेशली उनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है, तो वो फिर अपने बच्चों को स्कूल में एडमिट कराने से चूकते हैं। तो ये जो चैलेंजेस हैं अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन स्टिल जो गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट की है 2020 में, इसमें ये है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट को जो है 6% तक पहुंचाना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 4% तक ही हम जीडीपी का एजुकेशन में लगा रहे हैं। सिमिलरली जो MHRD है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से बदल दिया गया है। और राइट टू एजुकेशन जैसे पहले 6 से 14 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए था, अब इसको बढ़ाकर क्लास 12 के बच्चों को तक 18 साल की उम्र तक राइट टू एजुकेशन गवर्नमेंट ने कर दिया है। और 2035 तक गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 50% ऑफ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो होनी चाहिए हमारे देश में। तो स्टिल जो चैलेंजेस हैं वो क्या है हमारे देश में, अभी भी लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स हैं हमारे देश में। अनपढ़ लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है अभी भी। और हमारे देश में वोकेशनल कोर्सेज पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, वोकेशनल एजुकेशन काफ़ी कम है। तो जो अभी भी अगर हम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 19% अभी जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट है रूरल सेक्टर में, और 16% जो अर्बन सेक्टर में है वो अभी भी अनएम्प्लॉयड है। जो जेंडर बाइसेस है वो भी बहुत है, मेल और फीमेल में अभी भी जो फीमेल्स हैं काफ़ी अनपढ़ हैं। सिमिलरली जो रूरल एरिया में स्कूल है वो बहुत कम है, और रूरल एरिया में ज़्यादा बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा रहे। सिमिलरली जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है उसमें जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उनमें पढ़ाई का खर्चा बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है। तो इससे रिच और पुअर में एक डिवाइड सा आ जाता है। तो गवर्नमेंट को खूब एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत है। 6% ऑफ जीडीपी जो है एजुकेशन पे वो मस्ट है। तो इन सब मेजर्स के साथ ही जो है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर अपना करेंगे दैट विल बी ऑन रूरल डेवलपमेंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।